हेलो बच्चों, जीनियस प्रॉब्लम सेट में आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स के दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है अ रफ वेज ऑफ मास कैपिटल M एंड इंक्लिनेशन अल्फा इज फ्री टू मूव ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m is kept on the inclined face, assuming that the inclined face is sufficiently rough to prevent slipping and cylinder does pure rolling. Find the acceleration of the center of the cylinder down the face एंड रिलेटिव टू द वेज। इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा इस सिलेंडर का ए, वो हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती और खासियत ये है कि ये जो ट्रायंगुलर वेज दे रखा है ये भी मूव कर सकता है। ये वाला सरफेस स्मूथ है, ध्यान दीजिए, ये वाला सरफेस स्मूथ है और इस वाले सरफेस को तो रफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रफ होगा तभी तो यहाँ पर प्योर रोलिंग होगा। और ये जो वेज है ये मूव कर सकता है, तो ये वेज पीछे की तरफ मूव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेज है ये भी मूव कर सकता है, और क्योंकि ये सिलेंडर रोल कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो वेज है ये पीछे की तरफ ही मूव करेगा। सिंपल फंडा है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, वो फंडा लगाइए। तो ये अगर टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है सिलेंडर, तो इस वेज को टुवर्ड्स राइट इधर ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ये जो वेज है उसका डिस्प्लेसमेंट है x1, और ये जो सिलेंडर m है उसके सेंटर का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन है x। तो ध्यान दीजिए, मैंने दो वेरिएबल कौन कौन सा लिया है। इस तरह के क्वेश्चन में यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप किस वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये जो वेज है ये मूव कर सकता है। ये वेज अगर फिक्स हो जाए तब तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है ना। अगर एक सिलेंडर रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं, वो होता है g sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस i डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप सभी को याद होना ही चाहिए कि अगर ये ट्रायंगुलर वेज है और ये वेज फिक्स है तो उस केस में एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन क्या हो जाता है, g sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस i डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला किस केस के लिए है, ये फॉर्मूला है उस केस के लिए जब ये वेज जो है वो फिक्स है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये x1 डिस्प्लेसमेंट लिया है इस ट्रायंगुलर वेज का, और ये x डिस्प्लेसमेंट लिया है अलोंग द इंक्लाइन ऑफ दिस सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज। तो दोनों वेरिएबल क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिए। ये x1 तो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से आप बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि अच्छा ये ट्रायंगुलर वेज कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। ये जो x है ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिलेंडर अलोंग दिस इंक्लाइन एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज। इस ट्रायंगुलर वेज के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर आप इस ट्रायंगुलर वेज पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि अच्छा x डिस्प्लेसमेंट हुआ इस सेंटर ऑफ मास का, x डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन सरफेस। इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये x डिस्प्लेसमेंट है। अब आप कहेंगे कि आपने ये x क्यों लिया? दो कारण है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में ही मुझसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सिलेंडर डाउन द फेस एंड रिलेटिव टू द वेज। इस वेज के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने रिलेटिव टू द वेज लिया। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये है कि आगे जब मैं कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग लिखूंगा तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या होता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट x है दिस शुड बी इक्वल टू r टाइम्स थीटा, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिलेंडर का रोलिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस इंक्लाइन सरफेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी कि इस इंक्लाइन सरफेस पे अगर आप बैठ कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी जीरो है, यानी कि x इज इक्वल टू r थीटा वाला जो कंडीशन होता है वो आप लगा सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन सरफेस, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन सरफेस, इसलिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन लिया है। अब जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन x हो गया तो इस सिलेंडर का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो, और वो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस पूरे को सिस्टम बना लेते हैं, इस पूरे चीज़ को, ठीक है, ट्रायंगुलर वेज को भी और
इस सिलेंडर को भी, तो इस सिस्टम पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। इस पूरे सिस्टम पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ्रिक्शन या नॉर्मल रिएक्शन वो सब आएगा, वो सब इंटरनल फोर्स है। इस पूरे सिस्टम पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो है, यानी कि इस पूरे सिस्टम का नेट हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, रहना ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो है। नेट हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और इनिशियली हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या है? ज़ीरो है ना। इनिशियली तो सब कुछ स्टेशनरी है, ये वेज भी स्टेशनरी है, सिलेंडर भी स्टेशनरी है, सब कुछ स्टेशनरी है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ज़ीरो है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग चले जाएं तो उस टाइम भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ज़ीरो होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि जब फोर्स ही ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी तो ज़ीरो होना ही है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि m इंटू x1 डबल डॉट प्लस कर दीजिए m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो सिलेंडर है इसमें अब दो एक्सेलरेशन होगा। एक तो देखिए x डिस्प्लेसमेंट इधर है और x1 डिस्प्लेसमेंट इधर है, और अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो सिलेंडर है उसमें अलोंग द इंक्लाइन x डिस्प्लेसमेंट है और टुवर्ड्स राइट x1 डिस्प्लेसमेंट है। और मैं पता करना चाह रहा हूँ ये जो सिलेंडर है उसका लीनियर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है। तो क्या क्या हो जाएगा? ये तो भाई x इधर की तरफ है, x1 इधर की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? m x1 डबल डॉट माइनस x डबल डॉट, और ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पे आप ऐसे आ जाइएगा तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इक्वेशन क्या बता रहा है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन x डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो उसी मोमेंटम वाले रिलेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है तो हमें ये फोर्स मिल गया है। और ये जो हमने डबल डॉट लिखा है ना, तो डबल डॉट का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल। तो x हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसका सिंगल डेरिवेटिव ये वेलोसिटी देता है, डबल डॉट करते हैं तो एक्सेलरेशन देता है। हमने डबल डॉट के टर्म्स में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइनली x डबल डॉट फाइंड करना है। इस रिलेशन को आप ऐसे x डबल डॉट के टर्म्स में नहीं लिख करके वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो सिस्टम है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट है। ये जो कैपिटल M वाला है उसका मोमेंटम हो जाएगा m x1 डॉट, ये हो गया, प्लस ये जो सिलेंडर है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कितना हो जाएगा? x1 डॉट, क्योंकि ये देखिए ये जो सिलेंडर है ये तो इस वेज पे है, तो अगर वेज x1 डॉट वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो ये सिलेंडर भी x1 डॉट वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जाएगा। लेकिन इस सिलेंडर के पास दो वेलोसिटी है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं, यहाँ से टुकुर टुकुर देखिएगा तो ये सिलेंडर के पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? पहले हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू वेज। वो क्या है? ये x का डेरिवेटिव x डॉट। तो वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू वेज है x डॉट इस डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी ऑफ वेज क्या है? x1 डॉट इस डायरेक्शन में। तो आप दोनों का वेक्टर एडिशन कर दीजिए। वेक्टर एडिशन करिए, या अभी आप सिर्फ ये देखिए कि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? x1 डॉट, ये तो रहेगा ही, माइनस करना पड़ेगा x डॉट कॉस अल्फा। तो इसको ऐसे लिखिए, माइनस x डॉट कॉस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्यों होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है, बिकॉज इस सिस्टम पे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज़ीरो लग रहा है। तो इसी रिलेशन को हमने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो हम लोग इस वाले रिलेशन पे आगे। देखिए नीचे वाला जो रिलेशन है ना, उसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये x1 डॉट जो है वो x1 डबल डॉट हो जाएगा, ये वाला x1 डॉट जो है वो x1 डबल डॉट हो जाएगा, ये x डॉट जो है वो x डबल डॉट हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो ऊपर वाला रिलेशन है उस फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे x डबल डॉट एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये तो इस क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट हो गया
कि ये जो सिलेंडर है ये ऐसे वेज पे रोल कर रहा है जो खुद मूव कर रहा है। अब हम लोग इस सिलेंडर के रोलिंग मोशन को एनालाइज करते हैं। ये सिलेंडर अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स होगा जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली वो टॉर्क फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला जो इंक्लाइन सरफेस है ये सफिशिएंटली रफ है टू प्रिवेंट स्लिपिंग, यानी कि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए। मान लीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है या मान लीजिए कि इधर लग रहा है, और दोनों केस में आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करिए। मान लीजिए कि आप इधर मान करके सारा कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में आप देखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अगर लीजिएगा तो वो माइनस आ रहा है, यानी कि एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और वो इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए बहुत सिंपल उसका लॉजिक है, मैंने पहले भी कई बार समझाया है। ये सिलेंडर रोलिंग कर रहा है, यानी कि इसका ये ओमेगा ऐसे होगा, और रोलिंग कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये रोल करेगा ना, क्योंकि इसको नीचे आना है, प्योर रोलिंग हो रही है। इस सिलेंडर को नीचे आना है, यानी कि रोलिंग इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो इस डायरेक्शन में रोल करने के लिए टॉर्क कौन देगा? टॉर्क तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही देगा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इस सिलेंडर पे और जो भी फोर्स लग रहा है, इसका अपना mg, या मान लीजिए कि आप कहिएगा कि ये वेज एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका सूडो फोर्स, जो भी फोर्स लगेगा यहाँ से, जो नॉर्मल फोर्स, सारे के सारे फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो फाइंड करते हैं ना कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगल वाला अल्फा नहीं। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कौन प्रोवाइड करेगा? वो तो सिर्फ ये फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर पाएगा। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ, अप द इंक्लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन देखिए इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो लो भाई, मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में एफ लगा दिया। इस f की क्या वैल्यू होगी? गलती से भी f को म्यू n के बराबर मत लिखिए, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि f इज लेस देन और इक्वल टू म्यू n, और यहाँ पर n का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए इस f को f रहने दीजिए। बच्चे कई बार गलती करते हैं, जैसे ही f देखा f को म्यू n कर दिया, उसके बाद वो उलझ जाते हैं। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में खास करके f को f ही रहने दीजिए, उसको कुछ और मत करिए। लास्ट में अगर म्यू n से कोई रिलेशन वगैरह क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन f को f की तरह ही ट्रीट करो, इसको f लिखो। अब आप इस सिलेंडर का अलोंग द इंक्लाइन लीनियर मोशन का इक्वेशन लिखिए। अब इस डायरेक्शन में इस सिलेंडर के पास कितना एक्सेलरेशन होगा सोचिए। एक तो ये x तो होगा ही, अलोंग द इंक्लाइन है, लेकिन क्या ये इसका टोटल एक्सेलरेशन है? नहीं, क्योंकि ये सिलेंडर कहाँ पर है? ये सिलेंडर तो बैठा हुआ है इस वेज पे, और वेज भी मूव कर रहा है पीछे की तरफ। तो अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का? एक तो x हो गया नीचे की तरफ, प्लस ये जो x1 है इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ये होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लीजिए या आप एक्सेलरेशन लीजिए, बात वही है, उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट को, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अलोंग द इंक्लाइन जब हम लोग बात करेंगे तो इस सिलेंडर का देखिए क्या क्या एक्सेलरेशन होगा अलोंग द इंक्लाइन। एक तो x डबल डॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस करना पड़ेगा x1 डबल डॉट, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये देखिए ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये वाला एंगल। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा x1 डबल डॉट कॉस अल्फ़ा, तो x1 डबल डॉट कॉस अल्फ़ा, दिस इनटू मास, दिस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में फोर्स क्या क्या है? एक तो फोर्स है नीचे की तरफ mg साइन अल्फा, माइनस f है ऊपर की तरफ। अलोंग द इंक्लाइन हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। x डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो एक्सेलरेशन कितना नीचे होगा? x डबल डॉट। लेकिन इस सिलेंडर के पास सिर्फ यही डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, ये सारा इक्वेशन देखिए हमने ग्राउंड फ्रेम से लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो जो वेज है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस मोशन को एनालाइज करने के लिए आपने सूडो फोर्स क्यों नहीं लिखा? सूडो फोर्स मैंने इसलिए नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि ये इक्वेशन देखिए हमने ग्राउंड फ्रेम से लिखा है। आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो ये जो सिलेंडर है इसका अलोंग द इंक्लाइन टोटल कितना मोशन होगा? एक तो x अलोंग द इंक्लाइन ये हो गया, लेकिन ये x है विथ रिस्पेक्ट टू वेज,
और वेज भी x1 से मूव कर रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये x और ये x1। टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा इस x का x डबल डॉट, ये x1 का डबल डॉट करिए और ये ऊपर की तरफ है तो माइनस x1 डबल डॉट कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस f, क्योंकि mg साइन अल्फा फोर्स नीचे लगेगा, f हमने अभी बता दिया कि f ऊपर की तरफ लगेगा। अब इस इक्वेशन को बच्चे अगर चाहें तो बहुत आसानी से सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी लिख सकते हैं। ये जो वेज है ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना सूडो फोर्स लगेगा, m इंटू x1 डबल डॉट। तो अगर आप सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करिएगा तो भी एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाएगा। हम लोग लिख रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन, और हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम से जब आप देखिएगा तो अलोंग द इंक्लाइन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस सिलेंडर का, ये x तो होगा ही क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, साथ ही साथ ये x1 भी होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर करें तो देखिए x1 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा x1 कॉस अल्फा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है x। जब इसका एक्सेलरेशन लेना है तो डबल डॉट करिए, यानी कि x1 डबल डॉट कॉस अल्फा ये आ गया, माइनस कर दीजिए x डबल डॉट। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क क्या है, F इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई क्या है इसका, ये हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, तो यानी कि mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि ओमेगा डॉट। अब यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है यानी कि x डॉट, दिस विल बी इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। तो ओमेगा डॉट यहाँ पे करिएगा तो यहाँ x डबल डॉट आ गया। तो ये तो समझ में आ ही जा रहा होगा सबको कि प्योर रोलिंग हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, r टाइम्स अल्फा होगा, ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एंगल भी अल्फा ले लिया है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, ये तो इक्वेशन सबको समझ में आ रहा होगा ना। एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। तो r ओमेगा डॉट की जगह आप x डबल डॉट लिख दीजिए। अब ये सब बहुत सिंपल है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस f, एक r और एक r को कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा m x डबल डॉट बाई 2। अब इस f इज इक्वल टू m x डबल डॉट बाई 2 को आप यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो ये f एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको x डबल डॉट और x1 डबल डॉट में दो इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन जो हमने फर्स्ट शुरुआत में ही लिखा था, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। f की जगह यहाँ पर mx डबल डॉट बाई 2 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो उसके बाद ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन किस में है, x1 डबल डॉट में है, x डबल डॉट में है, यानी कि इक्वेशन 2 है, अननोन 2 है, तो आप x डबल डॉट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आप x1 डबल डॉट भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो ट्रायंगुलर वेज है उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, आप x1 डबल डॉट निकालिए, मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो सिलेंडर है उसका डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन कितना है, तो x डबल डॉट निकालिए, आपको मिल जाएगा। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, x डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर डाउन द इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज, यानी कि अगर मैं इस वेज पे बैठा हूँ तो देखूंगा कि ये जो सिलेंडर है उसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से ही पूछ सकता है कि अगर ये जो फेस है इंक्लाइन का उसका लेंथ L है, तो बताओ तो ऊपर से टॉप से नीचे तक आने में सिलेंडर को कितना टाइम लगेगा, कैसे फाइंड करिएगा, L इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर, यानी कि x डबल डॉट t स्क्वायर। आपने x डबल डॉट फाइंड कर लिया है, टाइम यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।